हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है और इसमें हम लोग अभी समाज और स्तरीकरण जो कि ESO 4 है यूनिट जो बुक है, उसमें उसकी पहली बुक जो है जाति स्तरीकरण, इसमें हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने ऐसा देखा था कि जहाँ पे एंडिंग हुआ था लेक्चर का वो ये था कि हमें दो परिप्रेक्ष्य नज़र आते हैं और पहला जो है वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है और दूसरा जो है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं समकालीन परिप्रेक्ष्य, यानी कि आज के समय में क्या परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के समय में हम ऐसा देखेंगे कि ये दो परिप्रेक्ष्य जो हैं, जो कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ये मुख्यतः दिखाई देते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में। कुछ ही समय पहले, यानी कुछ ही समय पहले की बात है, जातीयता पर दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य उभरे हैं। इस समकालीन परिप्रेक्ष्यों में एक नृवैज्ञानिक और दूसरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। तो जो नृवैज्ञानिक है इसी को ही हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ओके, जातीयता का नृवैज्ञानिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होता है वह साझी सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं में विश्वास को लेकर चलता है। इस अर्थ में जातीय समूह को उसके सांस्कृतिक पहलुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि सामूहिक प्रथाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं या फिर एक जैसे धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि। जातीयता की यह धारणा इस प्रकार्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है कि लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव के भावना की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ती है, वो अकेले नहीं रह सकता है। और जब बात जातीयता की आती है तो ये देखेंगे कि लोग अपने जैसे जो समूह होते हैं उनमें एक जैसी भावनाएं होती हैं और उस लगाव की ज़रूरत महसूस होती है लोगों को, जो हम उन्हें दबाव या संकट काल में टिके रहने की शक्ति देती है। ये हम जो है ये कट कर दीजिएगा। यह शर्त भी उन्हें जातीय पहचान से प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि नगरीकरण के उदय, आर्थिक उन्नति, प्रौद्योगिक उन्नति, जनशिक्षा, जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ साथ व्यक्ति को अपनी परंपराओं और अपनी पहचान के खोने का डर भी रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर मान लेते हैं कि नगरीकरण का उदय हो रहा है या फिर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लग रही हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे कल्चर की, बहुत सारी उनकी अपनी खुद की पहचान होती है और वो लोग एक ही स्थान पे निवास करते हैं। तो उनकी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, उनकी खुद की अपनी पहचान जो है, अपनी परंपरा जो है, उसको खोने का भी डर रहता है, क्योंकि सब ऐसा लगता है कि मिक्स हो जाएगा। मगर इस प्रक्रिया में जातीय पहचान कमज़ोर होने के बजाय और अधिक मजबूत होती है, क्योंकि एक बड़े समाज में व्यक्ति को किसी न किसी किस्म की पहचान की ज़रूरत महसूस होती है और यह पहचान जो है राज्य से तो छोटी होती है मगर परिवार से बड़ी होती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक राज्य से छोटी पहचान है, यानी कि हम राज्य से तो हम समझते हैं कि हम फला राज्य के हैं, तो सिर्फ राज्य की बात इनफ नहीं होगी, एक परिवार की भी बात इनफ नहीं होगी, बल्कि इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी दिखती है कि हम किस एक ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, वो हमें जातीय पहचान दिलाती है।
जातीयता और प्रकार्यवाद में क्या संबंध है ये हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक के आप लोगों को बता दूं कि मैं ये बार बार कहती हूँ, इग्नू सीरीज जो होती है वो बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ESO 14 के समाज और स्तरीकरण जो एक ये ESO 14 यूनिट है, उसमें जो तीसरी इसकी बुक है जातीय स्तरीकरण, इसकी जातीय स्तरीकरण, तो ये जो बुक है इसके अंतर्गत ये पहला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 1 है। कैसे, अभी मैं अगर आप लोग कन्फ्यूजन है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इग्नू में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक जो है वो ESO 14 है। ये ESO 14 जो है इसका नाम है समाज और स्तरीकरण, समाज और स्तरीकरण। तो ये जो यूनिट है, अब इसमें 8 किताबें आती हैं। इस 8 किताबों में से पहली किताब जो है वो है जातीय स्तरीकरण। तो जातीय स्तरीकरण, सॉरी, ये तीसरी किताब है। ऑलरेडी हम लोग समाज और स्तरीकरण पे 2 किताबों को डिस्कस कर चुके हैं इग्नू सीरीज में। ये तीसरी किताब है जातीय स्तरीकरण करके, और इसका चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता। तो आप लोगों को अगर ये जो टॉपिक्स होते हैं, तो आप लोग अगर सोशियोलॉजी में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप लोग IAS PCS लेवल का एग्ज़ाम होता है, या जो भी BA के MA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। दूसरा कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सोशियोलॉजी के 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझना है, उसके एक एक पॉइंट को समझना है, तो आप लोगों को इग्नू सीरीज़ ज़रूर समझना चाहिए, ज़रूर उसको देखना चाहिए। जातीयता और प्रकार्यवाद, जो इथनिसिटी है और फंक्शनलिज्म है, इन दोनों में क्या हमको रिलेशन देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा देखेंगे कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एथनिसिटी है और जो फंक्शनलिज्म है, अर्थात जातीयता और प्रकार्यवाद है, ये दोनों के आपस में कुछ संबंध है, इनके आपस में क्या कुछ सामंजस्य रहा है, इनकी अपनी किस तरीके की पहचान रही है। तो हम ऐसा देखेंगे कि अगर आरंभ में बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो प्रकार्यवाद की ये धारणा हमेशा से नहीं रही है। हमेशा से जो प्रकार्यवाद है वो ऐसा नहीं रहा कि जो आज हम प्रकार्यवाद के रूप में देखते हैं। तो प्रकार्यवाद की धारणा आखिर में पहले कैसी थी, ये हम लोग देखते हैं। प्रकार्यवाद की धारणा यह थी कि जो जातीय समूह होते हैं, जो एथनिक ग्रुप होते हैं, जैसे अप्रचलित प्रदत्त समुच्चयों का, यानी कि इनका एक ग्रुप होता है, एक गुच्छा होता है, इनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। प्रकार्यवाद की धारणा ये थी कि जो जातीय समूह हैं, ये प्रचलित तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा विशेष लोग इन्हें जानते नहीं हैं, और ये एक प्रदत्त टाइप के समुच्चय होते हैं, जो कि इनका अपना एक ग्रुप होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इनका आधुनिक समाज, जो आज का हमें समाज दिखता है, पूंजीवादी समाज दिखता है, आधुनिक समाज दिखता है, इसमें कोई स्थान नहीं है। यह समझा जाता था कि सर्वमुक्तिवादी और उपलब्धि उन्मुखी आधुनिक समाज में जातियां और सांस्कृतिक भेदों में कमी आती है और पूरा समाज अधिकाधिक समरूप और समांगी हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी लोग देखते भी हैं कि जो आधुनिक समाज है, इसमें न जाति की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है, ना रिलीजन की होती है, ना ही आप लोगों को एक अलग अलग एथनिक ग्रुप को ऐसा माना जाता है कि एक ही शहर में
बहुत सारी जातियों के लोग होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग गांव में जाएंगे तो गांव में थोड़ा ये कॉमन कल्चर देखने को मिलता है कि लोग पूछते हैं कि आपकी जाति कौन सी है, लेकिन यही शहरों में कोई नहीं पूछता है। बहुत ही हो सकता है वही लोग पूछते होंगे जो वैसी विचारधारा को रखते हों, या जो गांव से संबंधित होते हैं, या जिनके पेरेंट्स कोई आए रहते हैं तो वो इस तरीके से पूछ देते हैं कि बेटा आप किस जाति के हो। लेकिन अगर हम जो देखें कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बस इतनी ही पहचान होती है कि अच्छा आप कहाँ पे रहते हैं, काम क्या करते हैं, बस इतना इनफ होता है एक दूसरे को जानने के लिए, ना कि ये जानना ज़रूरी होता है कि आप किस जाति के हैं। तो ऐसा जो प्रकारवादी अवधारणा थी वो ऐसा मानती थी कि जो जातीय समूह है उसका आधुनिक समाज में तो कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कोई आधुनिक समाज में पहचान नहीं रहेगी। वो आके और उसी आधुनिक समाज के जो एक कॉमन कल्चर है उसमें मिक्स हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप जातीय भेद भी क्षीण होते जाएंगे। केर और उनके सहयोगी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये केर और उनके सहयोगी रोस्टो और हैडन जैसे कुछ विद्वानों ने इसे बाजार अर्थात आर्थिक शक्तियों की समांकारी प्रभाव का फल बताया है, कि जिसमें जो जातीय पहचान है लोगों की वो आधुनिक समाज में छीड़ हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो बाजार और आर्थिक शक्तियां जो होती हैं, इसको रोस्टो, हेडन और केर ने माना है कि ये जो होती हैं ये उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। इग्नू की जो बुक्स होते हैं, इग्नू के कंटेंट होते हैं, उनमें यही आप लोगों को सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि इसमें से फैक्ट्स कहाँ से निकल के आते हैं, जो कि आप लोगों को नॉर्मल कोई भी मार्केट में किताबें आप लोग नॉर्मली खरीद लेंगे तो उनमें नहीं मिलती हैं। तो ये फैक्ट जो है, अब जैसे कि एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए कि जातीयता के बारे में या जातीयता को लेके किसने कहा है कि जो एक आधुनिक समाज होती है उसमें उनकी अपनी आइडेंटिटी जो क्षीण होने की या मिक्स होने की या उनकी अपनी आइडेंटिटी की समाप्त होने के लिए जो बाजार या आर्थिक शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। तो ये जो है वो केर, रोस्टो और हैडन की अवधारणा रही है। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि गेलर जैसे दूसरे विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रवादी अर्थात राजनीतिक रुझानों के उदय ने समाजों को एकता के सूत्र में बांधा, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक और जातीय भेद जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट से वो ये है कि ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने जातीय भेद और जो सांस्कृतिक पहचान होती है या जातीयता की जो अपनी खुद की पहचान होती है उसको लुप्त होने के लिए राष्ट्रवादी या राजनीतिक जो रुझान होते हैं उनको उत्तरदायी माना है। तो वो थिंकर गेलनर हैं। मगर इसके विपरीत एक और फैक्ट आप लोगों को यहाँ मिल रहा है कि ग्लेजर जैसे विद्वान कहते हैं कि आधुनिक समाज में जातीयता लुप्त होने के बजाय बल्कि असल में वह पुनर्जीवित हो जाती है। तो ये फैक्ट जो है अब रियल में हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बात ये चल रही थी कि जो आर्थिकी है उसकी वजह से लुप्त हो जाती है जातीय पहचान। वहीं पे गेलनर कह रहे हैं कि राजनीतिक जो हमें माहौल दिखता है उसकी वजह से या राष्ट्रवादी जो माहौल दिखता है उसकी वजह से जो जातीय एकता होती है या उनकी अपनी पहचान होती है वो लुप्त हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत ग्लेजर ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में जातीयता लुप्त नहीं होती है बल्कि वह फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। यही नहीं, जातीय पहचान की बढ़ती महत्ता को या जातीयकरण का श्रेय आधुनिकीकरण की स्थितियों को ही जाता है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि अगर हमारी ऐसी स्थिति हो कि हमें लगे कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो है वो खतरे में है, तो जब अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप
शहरों में एक साथ रह रहे हैं और सबकी जो एथनिसिटी है वो मिक्स हो रही है, तो उनको ये भी तो डर लगा रह रहा है कि हमारी जो खुद की पहचान है, एक हमारी नृजातीय पहचान जो है वो लुप्त हो जाएगी, हमारी पहचान ही कुछ नहीं रह जाएगी, हम सब एक जैसे ही नज़र आएंगे। तो वहाँ पे उनको एक खुद की चेतना आती है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाना है। तो आप लोग जैसे देखेंगे बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे कि आप लोग इलाहाबाद या फिर दिल्ली, वाराणसी, ऐसी एरिया देखेंगे, तो जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि पंजाबी जो कम्युनिटी है वो एक अलग ही जगह पे रहती है, बंगाली कम्युनिटी एक अलग ही जगह पे रहती है। तो सब लोग अपनी एक इथनिक जो आइडेंटिटी है उसको सजो के रखा है, संभाल के रखा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो ये पुनर्जीवित होने की बात है अपनी आइडेंटिटी की, तो उसका श्रेय भी जो है वो आधुनिकीकरण की स्थितियों को ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये खतरा होता है कि हमारी पहचान जो है वो कहीं समाप्त ना हो जाए, और इसके लिए वो अपनी जातीयकरण का जो एक पहचान है उसको बनाए रखते हैं। इस प्रकार आइजनस्टाड, ये कुछ विद्वान हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, इन्होंने भी अपनी कुछ बात कही है। तो आइजनस्टाड, मर्फी और वालास्टीन जैसे विद्वान कहते हैं कि उन्हें आधुनिक विश्व में विजातीयकरण के कोई लक्षण नजर नहीं आते, बल्कि हमें इसमें विशिष्टतावादी रुझान देखने को मिलते हैं, यानी कि हर कोई स्पेसिफिक नजर आता है। वहीं पे शर्मा भारतीय समाज से उदाहरण देकर इसे अच्छी तरह से सिद्ध करते हैं, जिसमें आधुनिकीकरण के प्रौद्योगिकी, संस्थाई, मूल्यात्मक और व्यवहार संबंधी तमाम लक्षणों के बावजूद जातीयता का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो भारत की जो विविधता है इसमें आप लोग ये देखेंगे कि एक ही शहर में आप जब अलग अलग घरों में जाएंगे तो आपको देख के ही वहाँ का जो घर का कल्चर होता है उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो जिस व्यक्ति से हम मिलने आए हैं वो किस एरिया से बिलोंग करता है। जैसे कि आप अगर गुजराती फैमिली में अगर आप जाते हैं तो आपको एक अलग तरीके का माहौल दिखेगा, वहाँ पे ढोकला, फाफड़ा जो भी है इस तरीके की खाने की चीज़ें मिलेंगी। या आप ये कहिए कि उनका पहनावा अलग सा दिखेगा, उनकी बोली, सबसे पहले तो बोली ही, वो लोग जब घरों में अपने बात करते हैं तो वो गुजराती में ही बात करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बंगाली समाज की बात करें या पंजाबी या मराठी या तमिल, तेलुगु, किसी भी तरीके के हम अलग अलग क्षेत्रों से हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये भले हमको आधुनिकीकरण की जो माहौल दिखते हैं उसमें प्रौद्योगिकी है, मूल्यात्मक व्यवहार संबंधी तमाम लक्षण हमको देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो जातीयता है उसका सबसे ज़्यादा बोलबाला देखने को मिलता है, यानी कि उनकी अपनी खुद की पहचान जो है वो हर किसी के घरों में देखने को मिलेगा, अलग तरीके से उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी के रूप में। जातीयता का अब हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य समझते हैं, तो ये दूसरा परिप्रेक्ष्य है जातीयता का, इसको हम लोग समझेंगे। तो यह जातीयता के आधार पर एक समूह की राजनीतिक चेतना और उसकी गोलबंदी होती है। आखिर में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जातीयता का, तो इसके अनुसार जातीयता आखिर में होती क्या है, तो इसके अनुसार हम देखें तो ये एक समूह की राजनीतिक चेतना के रूप में दिखाई देती है। जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उसकी बात कर रहे हैं, एक गोलबंदी के रूप में दिखाई देती है। इसके फलस्वरूप कुछ समूह सचेतन रूप से अपनी जातीयता को जोरदार ढंग से पेश करते हैं। कभी कभी वे अपनी जातीय विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश करते हैं ताकि वे राजनीतिक स्वायत्तता या संप्रभुता का लक्ष्य हासिल कर सकें। तो आप लोग जो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनमें जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं पॉलिटिशियंस, वो अपने क्षेत्रों को वहाँ पे चिन्हित करते हैं, उनकी अपनी जो पहचान होती है उनको बताते हैं। वो एक पूरे देश के मंच पे उसको बताते हैं कि हाँ उसकी खासियत क्या है, हमें उसको कैसे संजो के संभाल के रखना है। तो यानी कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमें ये समझा जाए हमारी भी कुछ पहचान है। तो इसके लिए हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा।
इसका यहाँ यह तर्क दिया जाता है कि पूंजीवाद के उदय से असमान विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप लोगों में संकीर्ण निष्ठाएं और जातीय स्वचेतना प्रबल हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो जो बिहार है, बिहार में आप लोग देखेंगे कि जो बिहार की जो अभी बिहार है वो एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी। जब उसमें झारखंड इंक्लूड था उसके बावजूद झारखंड की जो एरिया थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी, और यही रीज़न है कि बिहार को फिर झारखंड से अलग करना पड़ा था और ये दो स्टेट बने ताकि झारखंड का भी अपना एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट उस स्टेट के नाम पे हो सके। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आखिर में मान लीजिए कि एक साथ अगर ये दोनों एक ही स्टेट के रूप में रहते तो यहाँ का विकास आपको ज़्यादा दिखेगा, यहाँ का विकास कम दिखेगा। तो इसी असमानता को हटाने के लिए ये झारखंड की मांग रही कि हमें एक अलग से राज्य बनाओ और ताकि हम भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो एक जो जातीय स्वचेतना होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। जातीयता पर अभी तक जितने अध्ययन शोध कार्य हुए हैं उनमें से अधिकांश साहित्य का मुख्य विषय जो है वो क्या रहा है? भेदभाव रहा है। यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हमारे पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ये अध्ययन बताते हैं कि वंचित समूह संसाधनों के वितरण को जिस नज़रिए से देखते हैं वह किस तरह से उनमें जातीय चेतना लाता है। तो उनका ऐसा लगता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमें जो संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन की बात करें हमें सही तरीके से नहीं दिया जाता है या आवंटन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक रूप से बहुविध समाज में एक अल्पसंख्यक समूहों को अगर बहुसंख्यक समूह अपने विशेषाधिकारों की सिद्धि के लिए शोषण का रवैया अपनाकर उसे दबाता है तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समूह जो होता है वो राजनीतिक जातीयता का विकल्प चुन सकता है। तो आप लोग ऐसा देखते हैं कि जो बहुत ऐसे अल्पसंख्यक समूह होते हैं जिनको लगता है कि हमारा शोषण किया जा रहा है या जो एक बहुसंख्यक समूह है वो हमारे पे एक शोषण की तरह रवैया अपना रहा है, तो वो अपने खुद के अपने बचाव में या अपनी मांग के लिए राजनीतिक जातीयता का विकल्प चुनते हैं। तब भेदभाव का विरोध करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय अपनी एक जातीय पहचान बनाने लगता है। तो जो आप लोगों को अलग अलग तरीके की बहुत सारी रीजनल क्षेत्रीय स्तर पे जो आप लोगों को पार्टियां दिखेंगी वो एक जातीय पहचान को ही लेके उभरी हुई हैं। राजनीतिक कारणों के लिए भी समूह की उन निष्ठाओं का दोहन भी कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल वे अपने राजनीतिक हितों को साधने और अपने सत्ताधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। समूह हितों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जातीयता का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इसका एक बड़ा उदाहरण हमें राजनीति में इसके प्रयोग से मिलता है। जातीय समूह राजनीतिक मंच से अपनी स्थिति में बदलाव लाने, अपने आर्थिक कल्याण, शैक्षिक अवसरों, नागरिक अधिकारों इत्यादि के लिए अपनी जातीयता का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है कि जातीयता जो होती है वो हितों पर आधारित होती है और जो जातीय समूह होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हित समूह होते हैं। तो ये अपने आप में जो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एथनिक ग्रुप होते हैं वो हितों पर आधारित होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इग्नू की बुक में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। तो जो एथनिक ग्रुप या जातीयता जो होती है, एथनिसिटी होती है, वो हितों पर आधारित होती है और जो जातीय समूह होते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि हित ग्रुप होते हैं या हित समूह होते हैं।
तो दोस्तों आज हम लोग दो परिप्रेक्ष्य जो रहा, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जातीयता का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें एक लेक्चर और बनेगा इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में, तो उसमें हम लोग जातीय स्तरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि जो येसोफोर की जो 3rd बुक है उसका नाम ही है जातीय स्तरीकरण। तो जातीय स्तरीकरण में कुछ टॉपिक हैं जैसे कि जातीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और जातीय समूह में क्या संबंध हमें देखने को मिलता है, राष्ट्रवाद और जातीयता में क्या हमको संबंध देखने को मिलता है, राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है, और जातीय राष्ट्रवाद और भारत, इन दोनों को हम लोग को रिलेट करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।